सुप्रभात, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी प्रिय सम्मानित शिक्षक गणों व देशवासियों का मेरे शैक्षिक विज्ञान और तकनीकी यूट्यूब चैनल पर मैं सुरेंद्र कुमार, सहायक अध्यापक, जिला अंबेडकर नगर से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हम आज दीक्षा उपचारात्मक प्रशिक्षण भाग 1 से लेकर 5 तक जो आप प्रशिक्षण कर रहे हैं उसमें पूछे गए प्रश्नोत्तरी प्रश्नों के उत्तर से संबंधित ये महत्वपूर्ण वीडियो है। जानिए बहुत ही आसान और व्यवहारिक और रुचिकर तरीके से संपूर्ण वीडियो। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। जब आप उपचारात्मक प्रशिक्षण लेते हैं तो आपके सामने 5 भाग आते हैं। उन 5 भागों को जब जो 4 भाग होते हैं उसको आप करते हैं तो उससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहले भाग से हम प्रश्न देखते हैं। वह शिक्षा जिसमें सभी बच्चों को एक जैसी शिक्षा बनाने पर जोर दिया जाता है, वह शिक्षा जिसमें सभी बच्चों को एक ढंग से शिक्षित किया जाता है। तो इस प्रकार से जो चित्र दिखाया गया है इसमें जो शिक्षा तंत्र है वो किस प्रकार की शिक्षा पे जोर देता है, तो इसका जो ऑप्शन होगा पहला और दूसरा होगा। इस तरीके से आप इसको चुनकर आप सबमिट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद अगला जो प्रश्न आप प्रशिक्षण लेंगे उसमें मिलेगा कि सभी बच्चे इस स्कूल नुमा मशीन के खांचों में ढल पा रहे हैं या नहीं। आपको क्या करना है, दोनों हाँ और ना में से सेलेक्ट करना है। तो इसका उत्तर होगा नहीं, नहीं में से आप सेलेक्ट करके सबमिट करेंगे। आगे प्रशिक्षण के बाद जो प्रश्न मिलेगा कि बच्चे स्कूल नुमा मशीन के खांचों में नहीं ढल पा रहे हैं कि स्थिति क्या है। तो इसका जो सही उत्तर वो ये है कि वे शिक्षा तंत्र के दायरे से बाहर जा रहे हैं। आप उसे सेलेक्ट करेंगे और सबमिट पर आप क्लिक करेंगे। आगे जो प्रशिक्षण करेंगे, जो आगे इससे प्रश्न आएगा वो आएगा कि क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे शैक्षिक तौर पर कमज़ोर बच्चे स्कूल से निराश ना हो। तो इसके लिए 3 ऑप्शन दिए गए, उनमें से 2 ऑप्शन सही है कि बच्चों के ऊपर हर रोज़ स्कूल आने का दबाव ना हो, बच्चों को एक जैसा पाठ्यक्रम ना पढ़ाया जाए। सबमिट कर देंगे। आगे प्रशिक्षण के बाद जो प्रश्न है, असल समस्या बच्चों को फेल करने या ना करने की नहीं, क्या आप बता सकते हैं कि ये विचार किस मुख्य समस्या की ओर इशारा कर रहे हैं। इसका जो तीसरा ऑप्शन है, शैक्षिक तौर पर कमज़ोर बच्चों की मदद करने के लिए कक्षा में शिक्षण के तरीकों में बदलाव करना होगा। सभी बच्चे जो स्कूल के अंदर दाखिल हो रहे हैं वे एक जैसे, किसी एक पर क्लिक करना, क्या एक जैसे हुए हैं। तो इसका उत्तर होगा नहीं, सभी एक जैसे बन नहीं पा रहे हैं या एक जैसे बच्चे नहीं हैं। सबमिट करेंगे। अगला जो प्रश्न होगा कि अनुसार ऐसे कौन से घटक हैं जो कक्षा में बच्चों के शैक्षिक विकास पर असर डाल रहे हैं। तो इसके 5 ऑप्शन सही हैं। आत्मविश्वास की कमी, असमान मानसिक क्षमताएं जैसे डिसलेक्सिया या डिसकलक्यूलिया, असमान शारीरिक क्षमताएं जैसे ना या कम सुनाई दिखाई देना, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में गिरावट और घरेलू समस्याएं। तो आप जानते हैं कि बच्चों के शैक्षिक विकास का जो सबसे ज़्यादा असर डालता है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हमारे हैं और इन पे हमें ध्यान देते हुए बच्चों को अधिगम कराना है। आगे जो है, क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ऐसा क्यों। प्रशिक्षण से आपसे प्रश्न बना है। तो इसका जो है कि क्योंकि शिक्षिका ने इस बच्चों की क्षमताओं पर भरोसा जताया और इनका मनोबल बढ़ाया। सेलेक्ट करके आप सबमिट करेंगे। क्या ये सभी बच्चे एक ही विषय में कमज़ोर हैं या फिर इनकी समझ के स्तर अलग अलग हैं। तो आप उत्तर हाँ सेलेक्ट करके सबमिट करेंगे। आगे प्रशिक्षण के बाद जो प्रश्न आया, अगर यह बच्चा 10 में से 5 पाठ नहीं याद कर पाया तो क्या उसे शैक्षिक तौर पर कमज़ोर माना जाएगा। तो आपका उत्तर होगा नहीं, क्योंकि कमज़ोर नहीं माना जाएगा। क्या अगर बच्चे कहानी याद कर पाते हैं तो इसका मतलब यह है कि वे कहानियों को खुद पढ़कर कहानियों की समझ भी बना सकते हैं। तो कहानी पढ़ने के बाद कहानी की समझ अगर बना लेते हैं तो इसका उत्तर होगा हाँ, और हाँ पे सेलेक्ट करके आप सबमिट कर देंगे। प्रशिक्षण के आगे आपको जो प्रश्न मिलेंगे, आपके अनुसार उपचारात्मक शिक्षण के दौरान बच्चों की मदद किन स्तरों पर की जानी चाहिए। तो इसके जो उत्तर हैं आपको यहाँ पर तीनों में से चुनना है। संज्ञानात्मक, कॉग्निटिव, भावात्मक, इमोशनल, व्यक्तिगत, इंडिविजुअल। तो इसके तीनों ऑप्शन सही हैं और तीनों को सेलेक्ट करते हुए आप सबमिट कर ले जाएंगे। आगे प्रशिक्षण के बाद जो प्रश्न मिलेंगे, क्या आप अनुमान लगा सकते हैं ऐसा क्यों।
आप एक से अधिक विकल्प चुनिए और उनका उत्तर बताइए। तो इसके जो उत्तर सही हैं वे आपके पहला और तीसरा हैं। तो इस प्रकार से पहला जो है कि बच्चे इस तरह की प्रशंसा के आदी हो जाते हैं और इस तरह की प्रशंसा से बच्चों को पता नहीं चल पाता कि उन्होंने कहाँ तक विकास किया। आगे जो प्रश्न है, एक शैक्षिक तौर पर कमज़ोर बच्चे की एक असमान सवाल हल करने पर प्रशंसा की, लेकिन इससे बच्चे का मनोबल और गिर गया। आप अनुमान लगाइए क्या कारण हो सकता है। तो इसके दो कारण हैं कि इस बच्चे को एक आसान सवाल हल करने पर शाबाशी मिलने पर उसे हीन महसूस हुआ। बच्चे ने अनुमान लगाया कि शिक्षिका उसे नीचे स्तर की अपेक्षा रखती हैं, इसलिए उसे एक आसान सवाल हल करने पर भी शाबाशी दी। इस प्रकार से बच्चे के अंदर मनोबल गिर जाएगा। तो इस तरह से हमें नहीं करना है। बच्चों के लिए उनके स्तर के अनुसार कार्य पत्रिका बनाना बहुत ही जटिल काम है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि क्यों? तो इसके दो ऑप्शन सही हैं। बच्चों के समझ के स्तर बदलते हैं और बच्चे एक ही तरह की कार्य पत्रिकाएं हल करते करते ऊब जाते हैं और इससे अपनी रुचि खो देते हैं। आगे जो प्रश्न है, उपचारात्मक शिक्षण को व्यवस्थित करने की ज़रूरत क्यों होती है? इसके आपके तीन ऑप्शन सही हैं। बच्चों के विकास दर को देख पाएंगे, इससे बच्चे कदम दर कदम एक व्यवस्थित तरीके से उस संकल्पनाओं को सीख पाएंगे जहां उन्हें परेशानी आ रही है। और जो आखिरी इसका है, बच्चे उन संकल्पनाओं से जुड़ी अन्य संकल्पनाओं में संबंध समझ पाएंगे जिसमें वे अटक रहे हैं। इस प्रकार से इसका पहला, दूसरा और तीसरा ऑप्शन सही है। सेलेक्ट करके आप तीनों को सेलेक्ट करके सबमिट करेंगे। आगे जो है, क्या आप बता सकते हैं कि जसमीत जी ने, अध्यापक हैं जो पढ़ाएं, आकलन के दौरान बच्चों को उन अक्षरों से शब्द बनाने के लिए क्यों प्रोत्साहित किया? पहचान करना है आपको। तो उन्होंने बताया कि पता लगाने के लिए कि बच्चों को अर्थपूर्ण तरीके से लेख पढ़ने में कहाँ परेशानी आ रही है। तो हम लोग भी इस तरह पता कर सकते हैं। क्या आप अपने साथी मित्रों को समझाना चाहते हैं तो आप नैदानिक आकलन की क्या क्या विशेषताएं बताकर उन्हें समझाएंगे। चलिए देखते हैं। तो इसके हमारे चार ऑप्शन सही है। इससे पहचान सकते हैं कि बच्चों को कौन सी संकल्पनाओं सीखने में मुश्किल हो रही है। इससे पता लगाना आसान है कि बच्चों को कौन से विषय में उपचारात्मक शिक्षण की ज़रूरत है। इससे पता लगा सकते हैं कि उपचारात्मक शिक्षण की शुरुआत कहाँ से की जाए। इससे पता चलता है कि बच्चों को शुरुआती स्तर पर कौन सी संकल्पनाओं की समझ थी और उपचारात्मक शिक्षण के दौरान उनमें विकास हुआ या नहीं। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। आगे प्रशिक्षण में जो प्रश्न आएगा, इसमें जो है बुशरा जी नाम की मैडम है। इस सवाल का जवाब देने के लिए दिए गए विकल्पों को आपको चुनना है। तो ये आकलन एक दूसरे से अलग हैं, क्योंकि रचनात्मक आकलन का उद्देश्य यह जानना होता है कि बच्चों ने क्या सीखा और नैदानिक मूल्यांकन का उद्देश्य यह जानना होता है कि बच्चे क्या नहीं सीख पाए और क्यों। इस तरीके से आप इस ऑप्शन को चुनकर सबमिट करेंगे। आप इन सब प्रश्नों का उत्तर आसानी से दे सकते हैं जब आप प्रशिक्षण पूरा वीडियो देखेंगे तो उससे संबंधित जो ये प्रश्न पूछा जाता है, इससे आपका मूल्यांकन आकलन नहीं हो रहा है। ये चीज़ ध्यान देना है। केवल ये आपको प्रशिक्षण दौरान आपकी जानकारी है। ये बहुत इंटरेस्टिंग आपका प्रश्न बना हुआ है। इसमें दिया गया है लेख पढ़ना, मानचित्र की समझ, सौरमंडल की समझ, गुणा जमा। ये 5 ऊपर दिए गए हैं। नीचे हरा रंग दिया गया है मौखिक के लिए, लिखित पीले के लिए और मौखिक लिखित जो आपका बैगनी के लिए। तो आपको करना क्या था कि यहाँ पर एक खाली था 5, मैंने भरकर आपको दिखाया है। तो आप ग्रीन वाला, जैसे जो लेख पढ़ना केवल मौखिक होता है, तो आप इस ग्रीन वाले को टच करते हुए ले जाकर वहाँ छोड़ देंगे तो कलर वहाँ पर भर जाएगा। ऐसे आपको गेम खेलना है, वहाँ पर प्रशिक्षण में सिखाया जाएगा आपको। तो इस तरीके से आप ऑनलाइन जो प्रशिक्षण लेंगे उसमें आपको ये गेम खेलेंगे। तो इसके बाद आप देखिए कि मानचित्र की समझ जो होती है ये मौखिक लिखित दोनों होती है, इसलिए उसको वहाँ कलर भरेंगे। बाकी सौरमंडल की समझ, गुणा और जमा ये लिखित होते हैं, इसलिए पीला वहाँ पर भरेंगे। इस तरीके आप सबमिट कर देंगे। ये आपका बहुत खेलने मज़ा आएगा, ट्राई करिएगा। आगे जो है, क्या इस प्रश्न पत्र की मदद से गुणा की संकल्पना से जुड़ी बच्चों की पूरी समझ की जांच की जा सकती है?
तो इसका उत्तर होगा नहीं, और आप नहीं में जवाब देके सबमिट कर देंगे। आगे प्रशिक्षण के बाद जो सवाल आएगा, दोनों प्रश्न पत्रों में क्या फ़र्क था आपको प्रश्न पत्र प्रशिक्षण में दिखाया जाएगा, तो इसमें आप तुलना करेंगे। पहले प्रश्न पत्र में एक ही तरह के सवाल थे, जबकि दूसरे प्रश्न पत्र में अलग अलग तरह के। दूसरा ऑप्शन, पहले प्रश्न पत्र में गुणा से जुड़ी अलग अलग तरह की समझ को नहीं आंका जा रहा था, जबकि दूसरे प्रश्न पत्र में इन्हें आंका गया। इस तरीके से पहला दूसरा सेलेक्ट करके आप सबमिट कर देंगे। प्रश्न पत्र में भाषा का इस्तेमाल कम से कम क्यों किया, और प्रश्न पत्र को पढ़कर सुनाने का निर्णय क्यों लिया गया। तो इसके जो आपके दूसरे और तीसरे ऑप्शन सही हैं। इससे बच्चों को केवल गणित की समझ पर आंका जाएगा, ना कि भाषा की समझ पर। इससे बच्चों की गुणा कर पाने की समझ का क्रियाएं होंगी। आगे जो है, क्या आप सोच सकते हैं कि कबीर जी ने, कबीर नाम के अध्यापक जी हैं, आकलन किया, वह सफल क्यों रहा। तो उन्होंने ये चारों चीज़ का अपनाया, लिखित और मौखिक दोनों रूपों से आकलन किया। इन्होंने प्रश्न अलग तरीकों से पूछे, जैसे चित्रों और चित्रों के जरिए, प्रश्न बोलकर और प्रश्न से जुड़ी सामग्री महसूस करवाकर। इन्होंने मौखिक आकलन करने से पहले एक गतिविधि कराई ताकि बच्चे अपनी पुरानी समझ को दोहरा सकें। आकलन के समय बच्चे डरे या घबराए नहीं, इस प्रकार से इन्होंने किया। हम लोग भी अपने स्कूल में इस तरीके की चीज़ों को पालन करके अच्छे से अच्छे उपचारात्मक प्रशिक्षण कर सकते हैं। पीयूष किस तरह के आकलन को इस्तेमाल उन संकल्पनाओं के बारे में पता लगाने के लिए कर सकते हैं जहां बच्चों को परेशानी हो रही है। तो वो आपका दूसरा ऑप्शन सही है, नैदानिक, जिसको डायग्नोस्टिक बोलते हैं। इसको आप सबमिट कर ले जाएंगे। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि पीयूष ने इन बच्चों की भाषा संबंधी परेशानी को समझने के लिए किस रूप में नैदानिक आकलन किया होगा। आपको विकल्प चुनना है और सबमिट करना है। इसका जो है तीसरा ऑप्शन है, मौखिक और लिखित दोनों से। तो आप सेलेक्ट करके सबमिट कर देंगे। पीयूष जी ने पहले मौखिक और फिर लिखित भाषा पर जोर दिया। क्या इससे बच्चों के आत्मविश्वास पर प्रभाव पड़ेगा। आप भी जानते हैं पड़ेगा, हाँ करके सबमिट करेंगे। योजना के तहत बच्चों को सरल कहानियाँ सुनाना या सरल शब्द बनवाना बच्चों के आत्मविश्वास को बढ़ावा देता है। हाँ सही है, यहाँ पर सबमिट करके क्लिक करेंगे। पीयूष ने माता पिता के साथ योजना साझा की, इससे बच्चों के आत्मविश्वास पर बुरा प्रभाव पड़ा। नहीं पड़ेगा, तो आपका ऑप्शन ही होगा। पीयूष जी ने उपचारात्मक शिक्षण के लिए बच्चों को स्कूल के निर्धारित समय में ही पढ़ाने का निर्णय लिया। क्या इससे बच्चों के आत्मविश्वास पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। इसका आंसर होगा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सबमिट करेंगे। क्या कहानी के शब्दों में से, कहानी दिखाई गई थी, आप बिल्ली के लिए इस्तेमाल किया गया शब्द चुन सकते हैं। आपका विकल्प जो था इसका चौथा था, चैट। सबमिट कर देंगे सेलेक्ट करके। क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पीयूष जी ने बच्चों की समझ के विकास को मापने के लिए क्या किया। इसके दो ऑप्शन हैं, बच्चों की कार्य पत्रिकाओं में लिखे जवाबों का विश्लेषण किया, और तीसरा है कक्षा में दिए गए मौखिक जवाबों का विश्लेषण किया। इस तरीके दोनों को सेलेक्ट करके दूसरा और तीसरे को। यहाँ पर आपका तीसरा भी है, बच्चों ने जो वाक्य अपने माता। हाँ, अगला प्रश्न है, क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं पीयूष जी ने बच्चों की समझ के विकास को मापने के लिए क्या किया। तो बच्चों की कार्य पत्रिकाओं को लिखे जवाबों का विश्लेषण किया, कक्षा में दिए गए मौखिक जवाबों का विश्लेषण किया, बच्चों ने जो वाक्य अपने आप बिना किसी मदद के लिखे उसकी जांच की। तीनों को सबमिट कर देंगे। आकलन करने के लिए पीयूष ने किन जरियों का इस्तेमाल किया। आप एक या एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। तो इसमें इन्होंने सभी जरियों का, चारों का, गतिविधियों के जरिए, बातचीत करके, लिखवा कर और खेल खेल में, चारों को सेलेक्ट करके सबमिट करेंगे। क्या आप बता सकते हैं कि उपचारात्मक शिक्षण के वक्त पीयूष जी ने बच्चों की मदद के लिए किस तरह का शिक्षण तकनीक का इस्तेमाल किया। तो इसके आपके ऑप्शन है कि हर बच्चों को अलग अलग निर्देश देना, इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शंस, और अगला है सभी बच्चों को एक साथ निर्देश देना और पढ़ाना, जिसे लेक्चर इंस्ट्रक्शंस कहते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि दीपक जी ने मिश्रित समूह क्यों बनाए।
दीपक सर एक ट्रेनिंग देंगे, उसमें आपको ये सब पता चलेगा। इससे हर स्तर का बच्चा अपनी समझ को अपने साथी छात्रों के साथ साझा कर पाएगा। इससे बच्चों में समझ बांटने के कौशल का विकास होगा। बच्चे बिना डरे अपने साथियों से सवाल पूछे सकते हैं, जो अक्सर वे अपने शिक्षकों के साथ नहीं कर पाते हैं। इससे वे बच्चे जो पहले से गुना जानते हैं, बाकी बच्चों को गुना सिखाएंगे। इन चारों को सेलेक्ट करके आप कर देंगे। अब उपचारात्मक शिक्षण का जो सबसे अहम आपका है, ये तो अभी चारों भाग से आपके प्रश्न थे जो आपको प्रशिक्षण करेंगे उस परीक्षण के दौरान, लेकिन ये जो है आपका 5वें भाग में होगा, जिसमें आपको 10 प्रश्न पूछे जाएंगे जो आप चारों भागों से प्रशिक्षण किए हैं उससे संबंधित होगा। 10 प्रश्न होंगे, इसे आकलन आपका होगा। प्रश्नों को चलिए शुरुआत करते हैं। इसे बहुत ध्यान से करिए क्योंकि इन प्रश्नों से आपका आकलन होगा। दिया गया है, कक्षा में शैक्षिक तौर पर कमजोर बच्चों की मदद कैसे की जा सकती है। इसका जो ऑप्शन है वो तीसरा ऑप्शन है कि बच्चों को सत्र के दौरान ही उपचारात्मक शिक्षण की मदद से वे अवधारणाएं सीख जाते हैं। तो जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे, आपके पास लिख के आएगा आपका विकल्प सही है और उसके बारे में कुछ विशेष जानकारी देगा और आप अगला प्रश्न लाने के लिए जारी रखिए पर क्लिक करेंगे, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न दूसरा, कक्षा में बच्चों के शैक्षिक तौर पर कमज़ोर होने के कई कारण हो सकते हैं, नीचे दिए गए हैं। तो इसका जो कारण है, सभी बच्चों की शैक्षिक ज़रूरतें अलग होती हैं जो कक्षा में पूरी नहीं हो सकती। इसका पहला होगा। तीसरे प्रश्न का उत्तर, शेखर जी चौथी कक्षा में करीब 10 बच्चे ऐसे हैं जिनके बोल चाल की भाषा हिंदी नहीं है लेकिन पाठ्यक्रम में भाषा हिंदी है। इन बच्चों का सभी विषयों में प्रदर्शन खराब है, क्या आप बता सकते हैं? तो चलिए बताइए। इसके दूसरा चौथा ऑप्शन सही है कि उन्हें घर पर अलग से पढ़ाना चाहिए और चौथा है इन्हें तीसरी कक्षा का पाठ्यक्रम सिखाना चाहिए। सबमिट करेंगे सेलेक्ट करके। कविता जी की पहली कक्षा में 10 बच्चे ऐसे हैं जो 2 से 5 तक पहाड़ा तो बोल लेते हैं लेकिन 5 से 10 तक पहाड़े याद करने में उन्हें परेशानी आती है। तो बताइए क्या उपचारात्मक शिक्षण की ज़रूरत है इन्हें? तो इसका आंसर होगा नहीं, क्योंकि कक्षा 1 में पहाड़े गणित की एक मुख्य अवधारणा नहीं है। अगला जो प्रश्न है, कार्तिक तीसरी कक्षा को पढ़ाते हैं, इनकी कक्षा में कई बच्चों को हिंदी के लेख, कहानियाँ इत्यादि पढ़कर मतलब समझ पाने में परेशानी हो रही है। इन परेशानी की जड़ तक पहुंचने के लिए कार्तिक को किस तरह का आकलन करना चाहिए? तो इसका जो है तीसरा ऑप्शन सही है, नैदानिक आकलन करके आप सेलेक्ट करके सबमिट करेंगे। अगला जो प्रश्न आएगा, हरप्रीत जी ने अपनी 5वीं कक्षा के बच्चों की भाषा ना कर पाने की समस्या समझने के लिए एक प्रश्न पत्र तैयार किया, लेकिन वे इस प्रश्न पत्र को बेहतर बनाना चाहते हैं। इस प्रश्न पत्र को बेहतर बनाने के लिए आप उन्हें क्या सुझाव देंगे? तो इसका सुझाव देंगे कि इस प्रश्न पत्र में सवाल अलग अलग रूपों में दिए जाने चाहिए, जैसे चित्रों इत्यादि में। अगला है कि कविता की 8वीं कक्षा में 3 बच्चे हैं जो अंग्रेजी भाषा के शब्द जोड़कर पढ़ने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन उसके लिए किसी शब्द जोड़कर वाक्य पढ़ पाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो इस बच्चों के साथ उपचारात्मक कक्षा के तहत समय कविता की शिक्षण तकनीक का इस्तेमाल कर सकती हैं। तो आपको बताना है, इसमें 2 से अधिक भी हैं। तो पहला है हर बच्चे को अलग निर्देश देना और बच्चों के साथ निर्देश लेना और पढ़ाना, अर्थात इंडिविजुअल और लेक्चरल मेथड इंस्ट्रक्शन के द्वारा। इस प्रकार से दोनों सेलेक्ट करके सबमिट करेंगे। श्रुति अपनी कक्षा में उपचारात्मक शिक्षण करना चाहती है, इसके लिए उन्होंने बच्चों की समय तालिका में उपचारात्मक शिक्षण के लिए कुछ बदलाव किए। क्या आप बता सकते हैं कि इस समय तालिका को बेहतर कैसे बनाया जा सकता है? देखिए दिया गया है कि शुक्रवार से सोमवार तक 3 से 4 और शनिवार को 6 से 8 का दिया, इसका में है। इसका तीसरा ऑप्शन सही है, बच्चों के उपचारात्मक शिक्षण का समय समान दिनचर्या अर्थात स्कूल के टाइम पे होना चाहिए। रितिका चौथी कक्षा के बच्चों को गणित पढ़ाती हैं, इनकी कक्षा में शैक्षिक तौर पर कमज़ोर बच्चों का मनोबल बढ़ाने के लिए ये हर रोज़ उनकी तारीफ करती हैं। क्या इस तरीके से बच्चों के शैक्षिक स्तर में कोई विकास होगा? उपयुक्त विकल्प आपको चुनना है। तो इसका आंसर दूसरा जो है कि नहीं, क्योंकि हर बार सिर्फ तारीफ करने से बच्चों के शैक्षिक स्तर में विकास नहीं होता, हर बार नहीं तारीफ करना होता है। उपचारात्मक शिक्षण की अवधि पूरी होने के बाद बच्चों के विकास का आकलन कैसे किया जा सकता है? सबसे उपयुक्त विकल्प चुनना है। तो आपको 1 से अधिक भी चुन सकते हैं। तो इसके चारों ऑप्शन सही हैं। लिखित परीक्षा से, बच्चों का सतत
अवलोकन करके समय के साथ बच्चों के लिए चुनौती बढ़ाकर और मौखिक परीक्षा लेकर चारों को सेलेक्ट करके आप सबमिट करेंगे। इस प्रकार से आपका हो जाएगा। तो ध्यान रखना है कि आपको इस तरीके से जो 10 प्रश्न आपके 1 से लेके हैं उससे आपका मूल्यांकन होगा, तो इसलिए बहुत अच्छे से करिए। और यहाँ पर आपको एक बात ध्यान देने की ज़रूरत है कि यदि अगर आपका आंसर गलत होता है तो ये एक बार आपको पुनः प्रयास करने का मौका देता है, और जब आप पुनः वाला भी प्रश्न गलत कर देंगे तो आपका विकल्प लिख के आएगा कि आपका आंसर गलत है और सही उत्तर का जो जवाब वो लिख के दे देगा। तो इस तरीके से आप अपने आप को जारी रखिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो उपयोगी और अच्छी लगती है, इससे आपका ज्ञानवर्धन और अधिगम प्राप्त होता है, या आप अपने जीवन में कुछ सीखते हैं, तो आप मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक तक लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करिए। आप लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।